नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केजरीवाल के हिडन एजेंडे की। हम सब जानते ही हैं, ये तो ह्यूमन नेचर भी है। और ह्यूमन नेचर ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई बात करता है तो दो तीन बातें हैं। एक तो वो है कि उसके मन में एक एजेंडा होता है। एक एजेंडा ये होता है कि हम कुछ विकास करना चाहते हैं। एक एजेंडा ये होता है कि कुछ लोगों की भलाई हो जाए। एक एजेंडा ये होता है कि कुछ लोगों को जानकारी हो जाए। जैसे मैं अपना एजेंडा मानता हूँ कि मेरा एक हिडन एजेंडा है आप लोगों से वार्ता करने का, कि जितने विषय पर हमारी टीम रिसर्च कर दे और समाज के सामने चला जाए, लोगों को उनकी गहराई, उन बातों की गहराइयाँ पता लगें, जिससे कि समाज स्वयं रिएक्ट कर सके। मैं समाज का नेता ना बन जाऊँ, समाज स्वयं नेतृत्व कर सके। समाज में नेतृत्व करने की क्षमताएं होती हैं और वो सुदृढ़ हो जाएं। इसलिए जो मेरा व्यूअर है वो 45 वर्ष से आयु के ऊपर का 80-85% व्यूअर मेरा 45 वर्ष से ऊपर का है। बाकी का 13% के लगभग 35 से 45 का है। और जो यूथ है, जिसको अभी पढ़ना है, जिसको भी समझना है, नेतृत्व करने की क्षमताएं थोड़ी कम है, उसमें बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन जो दुनिया देख चुका है, समझ चुका है, वो हमको व्यू करता है। मैं उसको सौभाग्य इसलिए मानता हूँ कि जो दुनिया देख चुका है वो अगर मुझे सुनकर कुछ और एड ऑन हो जाए तो एक अच्छी बात है। तो हर व्यक्ति का अपना एक एजेंडा रहता है। मैंने जब 370 पर बोलना शुरू किया था तो मेरा एजेंडा था। मैंने ट्रिपल तलाक पर आज से लगभग 18 साल, 17 साल, 16 साल पहले बोलना शुरू किया था, तब मेरा एक एजेंडा था। ऐसे बहुत सारे कि लोगों को जानकारियाँ हों, फिर उस पर PILएँ आनी शुरू हो जाती हैं, उस पर केस आने शुरू हो जाते हैं। लोग मेरे से लिखते भी हैं कि भाई आप क्यों नहीं करते। तो मेरा मानना है कि मैं अकेले 2 विषय रोज़ देता हूँ। उनमें एक विषय एक ऐसा होता है जो लोगों को एक्टिव करने वाला होता है। हो सकता है कि महीने में मैं अगर 60 विषय देता, 60 लेक्चर देता हूँ, 60, 65, 70 जो भी है, उसमें से 20 लेक्चर ऐसे होंगे और 25 लेक्चर ऐसे होंगे जिन पर मूवमेंट खड़ा हो सकता है। मैं 20 पर मूवमेंट खड़ा नहीं कर सकता। मुझे अपने बच्चे भी पालने होते हैं, मेरा परिवार भी है। तो अपने को बचाते हुए जो हमारी रिसर्च, चूँकि इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्च होती है, केसेस के लिए रिसर्च होती है, तो बच्चे जो रिसर्च करते हैं, जूनियर जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स अपने पास रहते हैं, वो जो रिसर्चें करते हैं, वो मुझे बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश को जाना चाहिए, इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। तो वो पूरे देश का मूवमेंट बने, बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे लोग PILएँ लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग लेख लिखना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मसंतुष्टि है कि वो मेरे से कुछ न कुछ मैटर लेकर उसको और आगे बढ़ाया। मुझे उसका लाभ नहीं मिलता वो क्या लिखते हैं, मैं उनका लीडर भी नहीं बन सकता वो क्या लिखते हैं, लेकिन मुझे खुशी मिलती है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का गोल इसको कहते हैं, आत्मसंतुष्टि का। ऐसे ही धूर्त का भी अपना एक एजेंडा होता है। ऐसे ही जिसको पॉलिटिक्स करनी है उसका एजेंडा होता है। तो वो फोटो तो भले ही सच 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 अच्छा 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 दिखाएगा। जैसे केजरीवाल जुड़े अन्ना हजारे के साथ, तो उन्होंने अन्ना हजारे की फोटो लगाकर और दुनिया की धुरपटा जो उनको करनी थी वो उन्होंने कर ली। बाद में अन्ना को भी साइड फेंक दिया, साथ में लोगों को लिया, लोगों को जो उनके साथ जुड़े थे, प्रशांत भूषण जैसे लोग, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, या उस समय VK सिंह साहब, या और इन सब का इस्तेमाल करके केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और बाद में इन सबको धीरे धीरे साइड से खसका दिया। कुछ लोग दूर तक चले, कुछ थोड़ा नज़दीक तक चले, और कुमार विश्वास जैसे भी चले गए, और मनीष सिसोदिया जैसों को भी जेल भेज दिया। कुल मिलाकर अब अकेला बादशाह बचा, अकेला सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बचा। और जो अब बाकी उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब बहुत छोटे कद के हैं, जो केजरीवाल का साथ नहीं, केजरीवाल को चैलेंज नहीं कर सकते। एजेंडा अच्छा था। बाद में और उससे पहले जब सरकार बनी थी, तो पहली बार सरकार बनी तो कांग्रेस को साथ लिया था, बाद में कांग्रेस को ही पीछे पर ढकेल दिया। तो ऐसे हिडन एजेंडे लेकर बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में खासतौर से उतरते हैं। आजकल केजरीवाल आपको याद होगा, कभी कहा करते थे शीला दीक्षित के 2-2 AC चलते हैं, वो घर में जो कर्मचारी लगते हैं, घर में बिजली हमारे पैसे से जाती है। फिर आपने शीश महल वाला पूरा प्रकरण देखा ही होगा कि कैसे चल रहा है। फिर कभी उन्होंने भाषण दिया करते थे कि भाई ये सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, पार्टियों को इकट्ठा कर रही है कांग्रेस, इससे क्या होगा, इससे देश विकास नहीं होगा, इससे तो आपकी पॉलिटिक्स होगी, इससे देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं होता।
फिर अभी जो ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद ऑर्डिनेंस आया, उस ऑर्डिनेंस को लेकर केजरीवाल ने देश भर में यात्राएं करनी शुरू कर दी। यात्राएं कुछ विशेष प्रकार की यात्राएं, सभी मुख्य लीडरों से मिले, उनसे समर्थन मांगा और ये वो। तो उसमें सब में उन्होंने कहा साहब केवल दिल्ली के लोगों का ये एजेंडा नहीं है, किसी भी सरकार का कभी भी राशन पानी बंद हो सकता है, केंद्र सरकार कभी भी ऑर्डिनेंस ला सकती है, केंद्र सरकार कभी भी ऐसा कर सकती है और ये उनकी तानाशाही है, उनको चैलेंज करना चाहिए और राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होना चाहिए, राज्यसभा में मेजोरिटी उनके पास नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर में सरकारी खर्चे से, दिल्ली के लोगों के पैसे से हवाई यात्राएं कर डाली। अब ऐसी ही यात्राएं ममता बनर्जी भी कर रही थीं, ऐसी ही यात्राएं नीतीश कुमार भी कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल इन यात्राओं में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इनके 2 के राष्ट्रीय अरमान जागे हुए थे, तीसरे के राष्ट्रीय अरमान जागे हुए हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना वालों के राष्ट्रीय अरमान इसीलिए उन्होंने वो टीआरएस की जगह बीआरएस रख दिया, उसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति की जगह भारत राष्ट्र समिति। अब उनके भी भारतीय राष्ट्रीय अरमान जागे हुए थे। केजरीवाल के राष्ट्रीय अरमान डे 1 से जागे हुए हैं, इसीलिए केजरीवाल 2014 के चुनाव में खुद लड़ने चले गए थे। सब देश भर में बीजेपी के बड़े लीडर जहाँ लड़ रहे थे वहाँ लड़े थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ लड़ गए। हालांकि जमानते उमनते जब तक करवा कर वापस आ गए तो समझ में आया कि दिल्ली छोटा प्रदेश है, एक मोहल्ले की तरह, एक ज़िले की तरह है। बाकी देश के 650 ज़िले हैं, 650 से ऊपर ज़िलों में एक ज़िले के बराबर दिल्ली है। वो दिल्ली मशहूर है वो अलग बात है, लेकिन एक ज़िले के बराबर किसी भी देश के एक महानगर की तरह दिल्ली है। 40 किलोमीटर इधर से उधर तक आती है। कोई भी ज़िला, मुझे लगता है कि किसी भी देश के ज़िले में जाओगे 40 किलोमीटर से बड़ा ही होता है। खैर वो दिल्ली फिर वापस आ गए, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं इसलिए अरमान तो जागने स्वाभाविक थे। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े बरगद के नीचे अगर छोटा पेड़ लगाया जाए तो फिर वो पेड़ कितना पनप पाता, कोशिश तो बहुत करता है, कितना पनप पाएगा वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये भी है कि बरगद को जब लोग सराहना करते हैं तो वो छोटा पेड़ भी दिखाई देता ही है। लेकिन छोटे पेड़ को अगर ये गलतफहमी हो जाए कि वो बरगद को हिलाकर फेंक देगा तो ये भी संभव है। केजरीवाल जो ये लगातार कह रहे थे कि भाई दिल्ली केंद्र सरकार का ऑर्डिनेंस और वो तो आपके खिलाफ भी आ सकता है, किसी भी राज्य के खिलाफ आ सकता है। मैं कल उनका बयान सुन रहा था। हाँ, अच्छा, उनके साथ उनके एक लल्लू लाल भी साथ में चल रहे थे। लल्लू लाल मतलब मैं और साथ में भगवंत मान चल रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। भगवंत मान के बारे में हम सब जानते हैं, अपना ऊपर का चैम्बर कितना भरा होगा, कितना उसमें आइडियाज़ हैं पता नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि साथ में चलेंगे तो मुख्यमंत्री का तो तमगा है ही ना आज की तारीख में, तो मुख्यमंत्री के नाते जाएंगे, वो जा रहे हैं। ये सब चल रहा था, कोई वो नहीं है लगा कि भाई दिल्ली के लिए हो रहा होगा। मैं लेकिन उस दिन भी कह रहा था कि नहीं, ये केजरीवाल जी दिल्ली के लिए तो नहीं ये कर सकते, ये कुछ बड़ा एजेंडा लेकर गए हैं और इनको अब प्रधानमंत्री के ख्वाब 2024 में इनके जागे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी की एक ट्वीट ने ये साबित भी कर दिया। आम आदमी पार्टी का ट्वीट क्या आया, आखिर कौन रोकेगा बीजेपी का रथ। अब कौन रोकेगा बीजेपी का रथ? अरे आप दिल्ली के लिए समर्थन मांगने गए हैं या फिर बीजेपी का रथ रोकने गए हैं? कौन रोकेगा बीजेपी का रथ? आगे लिखा है, भारत का नेतृत्व एकमात्र, किसका नेतृत्व? दिल्ली का नहीं, भारत का नेतृत्व एकमात्र वही दल कर सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुरक्षा जैसे मुद्दों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को समझता हो। वो उनकी पूरी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, पानी और स्कूल और अस्पताल, इन पर उनकी राजनीति है। इसके अलावा सड़क बनाना नहीं जानते, कुछ विशेष ऐसा जानते नहीं हैं। कर्जा ले लेकर या डिफिसिट का बजट पास करते हैं। जब ये फ्री बांटने की बात कही जाती है और उनसे पूछा जाता है कहाँ से लाएंगे तो वो कहते हैं तुमसे क्या मतलब है, हम केंद्र से झगड़ा करके लाएंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी, वैसे केंद्र से मांगना शुरू कर दिया। कोरोना जिस समय आया था उस समय सैलरी देने के पैसे केजरीवाल के पास नहीं थे, दिल्ली सरकार के पास, तो केंद्र से मांगना शुरू कर दिया था, भैया आप दो हमको, हम यहाँ फ्री बांट रहे हैं, सैलरियाँ दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी मुद्दे आते रहे। फिर एमसीडी का बजट रोक दिया, ये कर दिया, इधर उधर से कुछ मिलाकर सैलरी में ले निकाल दिया। ये लगातार उनके एजेंडे पर रहता है। उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बालाकोट हो जाता है, एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगना शुरू कर देते हैं।
तो उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। वो दिल्ली में ये जो पावर मांग रहे हैं उसका राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत अहम नाता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में सारे देश के ऑफिसेस बने हुए हैं, सारे देश के भवन बने हुए हैं, पूरे विश्व के यहाँ पर दूतावास बने हुए हैं, कौंसलेट बने हुए हैं और ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं। ज़्यादातर देश का सभी धनाढ्य वर्ग दिल्ली में एक मकान या एक घर लिए हुए है। कारण है कि उसको दिल्ली से डील करना पड़ता है। टैक्स भी बहुत सारे लोग दिल्ली में ही देते हैं, जिनको गाजियाबाद में देना चाहिए, जिनको दूसरे प्रदेशों में देना चाहिए। दिल्ली का चूँकि परमानेंट एड्रेस भरा जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स भी यहीं पर देते हैं और अपना पर्सनल इनकम टैक्स भी यहीं पर देते हैं। तो जीएसटी भी फ्री का मिल जाता है और इनकम टैक्स में जो भागीदारी राज्य की होती है वो भी फ्री में मिल जाता है। जबकि ना व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, ना व्यक्ति यहाँ पर काम करता है, ना व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करता है, ना उसकी इंडस्ट्री, ना फैक्ट्री। लेकिन चूँकि दिल्ली का प्रभाव बढ़ रहा है, पूरे देश से, विश्व से लोग यहाँ पर रहते हैं और केंद्र सरकार के एम्प्लॉय सारा टैक्स दिल्ली में ही भरते हैं। जो उनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी का जो इनकम टैक्स भरा जाता है या जीएसटी भरा जाता होगा बहुत सारे कामों का, वो सब दिल्ली में भरा जाता है। उसका टैक्स, उसका कलेक्शन मिलता है। तो ये अपने आप में जो काम चलने वाले हैं दिल्ली में वो मिलते हैं। उसके अलावा दिल्ली में रोड जो रिंग रोड्स हैं उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। जो मेट्रो है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। नई दिल्ली की जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार के पास है। लिंक रोडों की जो राज्य को इधर से उधर पेरिफेरल रोड वगैरह बनाते हैं वो सब जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। तो राज्य सरकार के पास एक छोटा सा भूभाग, छोटा सा काम, लेकिन टैक्स तो पूरा मिलता है। बड़े बड़े जो प्रदेश हैं उनमें इस दिल्ली जैसे जो प्रदेश हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई पूरे के पर उनके 3-4 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का माहौल है जो पूरे राज्य को चलाता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, आगरा या अलीगढ़, ये और ख़ासतौर से मैं कहूँ कि नोएडा, गाज़ियाबाद, ये ऐसी जगह हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है। लेकिन वो 70 ज़िले चलाते हैं उससे। आप सोचो कि एग्रीकल्चर से लेकर सब काम वो करते हैं जिसमें केंद्र का कोई रोल इसमें नहीं होता या बहुत छोटा सा रोल होता है, लेकिन वो इसी टैक्स कलेक्शन से सब कुछ चलाते हैं। और यहाँ जो दिल्ली से लगे हुए नोएडा, गाज़ियाबाद के क्षेत्र हैं, गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र हैं, ये लोग दिल्ली में टैक्स भी भरते हैं। मतलब दिल्ली में इनके ऑफिस बने हुए हैं, टैक्स भी दिल्ली में बनते हैं, इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई हुई है, तो वो भी दिल्ली सरकार ले जाती है उनका टैक्स का हिस्सा। यहाँ उत्तर प्रदेश पूरा चलाता है। वहाँ ऐसे ही बिहार में 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूरा बिहार चलाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई रूरल एरिया है नहीं। केंद्र सरकार उसमें पार्टिसिपेट करती है, दुनिया भर के टैक्सेस आते हैं और दिल्ली में कुछ दिल्ली महानगर को कुछ और चलाना नहीं, इसलिए कुछ भी फ्री बांटा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन बाकी राज्यों के लिए संभव नहीं, क्योंकि वो एक ज़िले से कमाकर पूरे के पूरे प्रदेश को चलाते हैं। अब ये बात केजरीवाल को कौन समझाएगा और किसकी समझ में आएगा? लेकिन केजरीवाल के राष्ट्रीय अरमान जागे हुए हैं, इसलिए उनको अब राजनीति, राष्ट्र की जो इंटेलिजेंस है उसका मतलब नहीं आता। उनको विजिलेंस का दुरुपयोग करना आता। राजशेखर के खिलाफ आप देख लीजिए, मुकदमे करने चालू कर दिए हैं, जबकि उसकी फाइल राजशेखर के ट्रांसफ़र कर दिया गया था और उनकी फाइलें भी रात में ही गायब कर दी गई। अब अलग से उस पर मुकदमा करने जा रहे हैं अधिकारी के खिलाफ, जिसने शिकायत की है एलजी के पास कि साहब हमारी फाइलें छेड़छाड़ की गई, कुछ फाइलें गायब हैं। अब जो ये ट्वीट कह रहा है वो ये कह रहा है कि दिलीप पांडे का एक लेख है। वो दिलीप पांडे, इनके कोई शायद एमएलए हैं, दिलीप पांडे का कोई लेख है, उनका लेख पढ़िए और भारत में नेतृत्व एकमात्र एक ही दल कर सकता है। यानी कि अब टीआरएस कहाँ चली गई, अब एनसीपी कहाँ चली गई, नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण इस समय कर्नाटक जीतकर हौसले पर बैठी हुई कांग्रेस का क्या होगा। उधर दक्षिण की पार्टियों से भेंट की गई, स्टैलिन से बात की गई है या फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात की गई है और हेमंत सोरेन से बात की गई। इन सब का क्या होगा कुछ पता नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि केजरीवाल के राष्ट्रीय अरमान इस तरह के जागे हुए हैं कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल 2024 के चुनाव का किस आधार पर है भाई? इसी आधार पर तो अगर वहाँ पर 2 वोट ज़्यादा मिल गए तो अब केजरीवाल ने सबको यूनाइट कर लिया, राज्यसभा में बिल गिरवा लिया, तो अब केजरीवाल प्रधानमंत्री के सबसे योग्य कैंडिडेट हैं। ये आम आदमी पार्टी कह भी रही है। भारत का नेतृत्व तो एकमात्र एक ही दल कर सकता है जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुरक्षा की चिंता हो, राष्ट्र निर्माण में वो भाग ले सकते हो। बाकी इनको क्या बता दिया? बाकी इनको सबको मूर्ख बता दिया क्या? इनको सबको ये बता दिया कि भैया तुम्हारे पास तो विज़न ही नहीं है, तुम तो सब
पागल टाइप के लोग हो, बैठे हुए हो, सब केजरीवाल के साथ आ जाओ और केजरीवाल नेतृत्व करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्ना हजारे का नेतृत्व केजरीवाल ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे योगेंद्र यादव का नेतृत्व किया, बिल्कुल वैसे ही प्रशांत भूषण का किया या फिर किरण बेदी का किया, संजीव पांडे का किया। ऐसे बहुत सारे लाख हजारों हजार लोग हैं जो देश भर की छोटी छोटी एनजीओ गैंग थी वो इसमें मिली हुई हैं। तो इनका सबका उपयोग करके केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही सबका उपयोग करके प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, फिर सबको लाभ दिखाएंगे। और तुम बाकी लोग जो जिनसे वो मिल रहे हैं वो तो सब अयोग्य लोग हैं ना, शिक्षा को जानते नहीं, शिक्षित हैं नहीं, स्वास्थ्यिक रूप से बड़े खराब लोग हैं, सामाजिक न्याय जानते नहीं हैं, सुरक्षा के विषय को सोच नहीं सकते। तो फिर आप लोग विपक्षियों को ये बात समझा सकते हैं या समझ में आनी चाहिए कि आखिर केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि एकमात्र दल है जो बीजेपी का तख्ता पलट कर सकता है, बीजेपी को हरा सकता है, और वो केजरीवाल का दल है जिसको इन चीज़ों की समझ है, बाकी लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। इसलिए आप लोग केवल इनकी गाड़ी में बैठकर वहाँ चलिए, राज्यसभा का बिल गिरवा दीजिए ताकि ये प्रधानमंत्री बन सकें। हिडन एजेंडा था ये। हिडन एजेंडा केजरीवाल तो एजेंडा दूसरा लेकर गए थे, लेकिन ये हिडन एजेंडा धोखे से दिलीप पांडे ने अपनी पोस्ट पर डाल दिया और फिर आम आदमी पार्टी ने उस पर कमेंट करते हुए उसको शेयर कर लिया। अब दिल्ली जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, उस रेल हादसे को लेकर बड़े सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। कल मैं एक चैनल पर था, उन्होंने कहा साहब वो गाइडेंस सिस्टम नहीं लगा हुआ था। एक दूसरे एक्सपर्ट से मेरी बात हुई या मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि साहब चूंकि डीरेल हो चुकी थी, एक ट्रेन, दो ट्रेनें ऐसे जा रही हैं, एक डीरेल हो गई है। अब जब ट्रेन डीरेल हो गई है तो उसकी जो बोगी है वो निकलकर दूसरी पटरी पर आ गई, वहाँ से उसी समय पर एक ट्रेन निकल रही है। ये भी संभव है कि एक फास्ट ट्रेन निकल रही हो और ये वाली ट्रेन इधर से जा रही हो, तो बड़ी तेज़ी से जब निकलती है ट्रेन बहुत ओवर स्पीड में, तो दूसरी ट्रेन डिसबैलेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो गई और हो गया, तो फिर वो एक्सीडेंट हो गया। और इसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो भी चढ़ बैठी, तीन इकट्ठी हो गई क्योंकि ट्रैक टूट गया। अब इसमें ये जो गाइडेंस का टूल है वो क्या होगा? आरजेडी के प्रवक्ता लगातार कहने लगा, हमने कहा इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल अखिलेश यादव जैसे टोटी निकाल ले गए थे, वैसे ही लालू प्रसाद यादव पिछली वाली सरकार में रेल मंत्री थे और जब वो रेल मंत्रालय गया होगा तो वो गाइडेंस सिस्टम सब निकाल के ले गए होंगे, इसलिए बेचारी बिना गाइडेंस सिस्टम के एंटी एक्सीडेंट गाइडेंस सिस्टम इसमें नहीं लगा हुआ था। एक्सपर्ट का कहना यह है कि गाइडेंस सिस्टम इस एक्सीडेंट को बचा ही नहीं सकता था क्योंकि डीरेल हुई है ट्रेन। अब डीरेल होने का कारण हो सकता है किसी ने पटरी उखाड़ दी हो, डीरेल होने का कारण और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। डीरेल होने के कारण बालाकाट का कहीं काट तो नहीं निकाला गया था कि वहाँ आपने बालाकोट किया था तो ये बालासोर कर दिया और बालासोर करके पाकिस्तान ने अपनी लगी बुझा ली। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बयान दिया वो बयान देने से वो पीछे नहीं हटे। वो आ गए कि साहब प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है और रेलवे ये वो। कीर्ति आजाद साहब एक चैनल पर हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कह दिया कि भाई बजट आपने ख़त्म कर दिया रेलवे का, और आपने जब से रेलवे का बजट ख़त्म कर दिया तो इन्वेस्टमेंट कैसे हो? मूर्खों की कोई संसार में कमी नहीं है। बजट केवल मुख्य बजट में मर्ज कर दिया है, कोई बजट ख़त्म नहीं हो गया। अब वो मुख्य बजट जो आता है वो सब मिलकर आता है। रेलवे का बजट अलग पहले आता था और केंद्रीय बजट अलग आता था, अब रेलवे और केंद्रीय बजट दोनों मिला दिए गए हैं। इसलिए बजट डिपार्टमेंटल जैसा होता है वैसा जाता है, लेकिन उसका मतलब बजट ख़त्म हो गया ये नहीं है। लेकिन उनको साहब बोले कि ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था, नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया था, एक्सीडेंट उनके टाइम पर हुआ था। मैंने उनको सुझाव दिया कि वो भागने वाले भगोड़े लोग थे, वो भाग गए थे। ये सरकार भागने वाले लोगों की नहीं है। इस समय जो हताहत लोग हैं उनको राहत पहुँचाई जाए, सिस्टम जल्दी से चालू किया जाए, देश का वो कोना एकदम जाम सा हो गया है उसको रिन्यू किया जाए, वहाँ से बोगियाँ हटाई जाए, रेल ट्रैक दोबारा बनाया जाए। इस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए रेल मंत्री का, न कि रेल मंत्री इस्तीफा देकर भगोड़ा बन जाए और भाग जाए और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएगा। एक्सीडेंट हो गया भैया हमसे कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग जो कमज़ोर आत्मा के हों, जो कमज़ोर हृदय के हों, जो भाग जाते हों, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी जैसे, ऐसे लोगों को मंत्रालय देने क्यों चाहिए? इनको क्यों गाइडेंस सीट पर बैठना चाहिए जिनको भागने का शौक हो कि इस्तीफा देकर भाग जाएं? ये मैंने उनसे कहा। इसलिए ये संवेदनाओं का समय है, इस समय इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल बात आ नहीं सकते, उनको उड़ीसा का एक्सीडेंट नहीं दिखाई दे रहा। उड़ीसा के एक्सीडेंट पर भी केजरीवाल का मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। उनके पार्टी के तो लोग मोदी जी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ संवेदनाओं को लेकर कुछ नहीं है, वहाँ लोगों की मदद को लेकर कुछ नहीं है, या फिर वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है।
क्या होगा इस देश का केजरीवाल जैसे लोग अगर बैठेंगे। लेकिन हिडन एजेंडा मैंने आपको आम आदमी पार्टी का ट्वीट पढ़कर बताया कि इनका हिडन एजेंडा क्या है। हिडन एजेंडा तो यही है कि बाकी सब दलों को मूर्ख समझना, मूर्ख बनाना और खुद राज्यसभा में बिल गिराकर हीरो बनकर पूरे इन सभी को कहना कि नेतृत्व करने की क्षमता हम में है। जो आम आदमी पार्टी के ट्वीट ने कहा है कि नेतृत्व करने की क्षमता केवल उनमें है और बीजेपी के जहाज को, बीजेपी के जो विजय पताका है उसको रोकने का केवल उनमें पावर है। क्या होगा केजरीवाल का, क्या करेंगे। लेकिन मैं अपोजिट पार्टियों को ज़रूर, आप लोगों के साथ ज़रूर कहूँगा, अपोजिट पार्टी को लोगों को ज़रा आपके संपर्क में अगर हैं तो इसको उनसे टैग करिए, आम आदमी पार्टी के ट्वीट को टैग करिए। मैं उसकी लिंक नीचे कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जोड़ दूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।